Namaste students. Yesterday you had read that due to the continuous war of Pal, Pratihar and Rashtrakuta, they became very weak. They also disintegrated into many small kingdoms. And at last, most of the kingdoms came under the control of Rajputas. यह कल ही बता दिया गया था कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट सभी आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए और बाद में उनका जो अंपायर था वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और बहुत सारे राजपूतों के हाथ में वो चला गया। इस प्रकार these Rajput rulers were famous for their bravery, but about their origin there is no clarity. ऐसा माना जाता है कि वो बहुत बहादुर थे, लेकिन फिर भी उनकी जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित तथ्य नहीं है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन जब हम राजपूत वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो उससे लगता है कि राजपूत यानी कि सन ऑफ किंग, यानी कि राजा का लड़का, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन एवरी राजपूत, इट मीन्स नॉट दैट एवरी राजपूत वेयर द सन ऑफ राजा। अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जितने भी राजपूत हैं सब राजा के ही लड़के हैं। इसके बारे में विभिन्न जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपना अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे सम हिस्टोरियन सेज दैट दे ओरिजिन टू सन, सो दे नोन एज सूर्यवंशी। सम सेज दैट दे ओरिजिन टू मून, सो दे नोन एज चंद्रवंशी। Some historians says that Rajput were the descendant of foreign tribes who came in India and settled in India. कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वे सूर्यवंशी थे, कुछ ऐसा मानते हैं वे चंद्रवंशी थे, कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि वे जो हमारे पूर्वज थे या जो विदेशी लोग भारत में आए थे उन्हीं लोगों से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग इनके बारे में उत्पत्ति के संबंध में अपना तर्क देते हैं। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे ओरिजिन टू फायर, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वाक से उत्पत्ति हुई इनकी, सो दे वर नोन एज अग्निकुल। सम हिस्टोरियन बिलीव दैट देयर वेयर द फोर मेन क्लान्स ऑफ राजपूत, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चार क्लान्स थे, उनके चार जातियां थी, जिसमें खास करके परमार जो मालवा के तरफ रहते थे, प्रतिहार who live in Gujarat and Rajasthan, Chauhan in Ajmer, Chalukya in Gujarat. These were the four main clans of Rajput. Some historians says that there were 36 clan of Rajput. वहीं पे कुछ ऐसे भी हिस्टोरियन हैं जो उनको मानते हैं कि 4 नहीं, इनके कुल 36 क्लान्स थे, कुल 36 जातियां थी। बट देयर इज नो एनी क्लियर फैक्ट अबाउट देयर ओरिजिन एंड देयर क्लान्स, लेकिन उनके ओरिजिन, प्लेस या ओरिजिन या फिर क्लान, इन सब के बारे में कोई निश्चित फैक्ट नहीं है। बट इट इज क्लियर दैट दे वेर वेरी ब्रेव, वो बहादुर होते थे। बट दे आल्सो फॉट टू ईच अदर, लेकिन वो आपस में लड़ाई भी करते रहते थे। But it is clear that in all these Rajput, Chauhan dynasty was more prosperous and prestigious. अभी मैंने जितने क्लान्स के नाम गिनाए, जिसमें चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, इन सब में जो मोस्ट पावरफुल थे, प्रेस्टिजियस और प्रोस्पेरस थे, धन संपन्न थे, उसमें चौहान थे। चौहान डायनेस्टी को माना जाता था कि यह बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जीवन जीता था। चौहान were ruling over some part of गुजरात एंड राजस्थान, कुछ गुजरात और कुछ राजस्थान के जो भूभाग थे उस पर इनका अधिकार क्षेत्र होता था। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान was the most powerful ruler of this dynasty. The most powerful ruler Prithviraj Chauhan ascended the throne in 1177 century, यानी कि 1177 में पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा। एंड ही फॉट मेनी बैटल एंड वी ओन आल्सो, लड़ा भी और जीता भी। ही फॉट द बैटल ऑफ तराइन आल्सो
द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन fought between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan in 1191 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी जो था वो अफगानिस्तान का रहने वाला था। अफगानिस्तान में एक गोर नामक जगह था, उस गोर से वो आया हुआ था और खास करके इंडिया में वो प्लंडरिंग और एक मुस्लिम अंपायर यानी कि लूटना भी चाहता था और मुस्लिम अंपायर की स्थापना भी करना चाहता था। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में हुआ। बट इन दिस बैटल पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड टू मोहम्मद गोरी। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। ड्यू टू कंटिन्यूअस वार among Rajputs, they jealous to each other and there were political disunity among them, so they did not help to each other. वो किसी रूलर की सहायता भी नहीं करते थे। लेकिन फिर भी तराइन के फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। आफ्टर डिफीट दिस बैटल मोहम्मद गोरी डिड नॉट स्टॉप हिज अटैक। Once again in 1192 he came back and fought the second battle of Tarain. दूसरी बार पुनः वो आया, 1191 का हार गया लेकिन पुनः 1192 में आया, जिसे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बोला जाता है। दिस वाज आल्सो फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, बट इन दिस बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड टू पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इसमें इस बार उल्टा हुआ और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और ऐसा माना भी जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने उसकी हत्या नहीं किया, बल्कि वह पृथ्वीराज चौहान और साथ ही साथ जो उसका दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, दोनों को अपने साथ लेकर के अफगानिस्तान चला गया। डियर स्टूडेंट, इट इज आल्सो सेड दैट देयर मोहम्मद गोरी बैडली बिहेव विथ पृथ्वीराज चौहान एंड इज कोर्टियर। वहां पे ले जाकर के उसने जो है कि बहुत ही बुरा व्यवहार किया इन लोगों के साथ। इट इज आल्सो सेड दैट एट लास्ट पृथ्वीराज चौहान किल टू मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान ही जो है कि ऐसा माना जाता है कि लास्ट में मोहम्मद गोरी को मारता भी है, क्योंकि उसका जो चंद्रबरदाई था उसने अपने एपिक ग्रंथ में, जिसका ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो, दैट वाज रिटन बाय चंद्रबरदाई, उसने अपने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। यानी कि वह ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले जाने के बाद उसकी दोनों आंखों को निकलवा दिया था या अंधा कर दिया था। ऐसे कंडीशन में पृथ्वीराज चौहान जो था वो चंद्रबरदाई के इशारों पर, चंद्रबरदाई ने कविता के माध्यम से उसको बताया कि इस समय जो सुल्तान है वह इतनी दूरी पर बैठा हुआ, 4 बांस की दूरी है यहाँ से और 24 गज और 8 अंगुल, और इसी के बाद जो है सुल्तान बैठा हुआ है, ऐसा मतलब कहा जाता है। अब हकीकत क्या है किसी मतलब ऑथेंटिक बुक में ऐसा पढ़ने को विशेष मिला नहीं है। और उसके बाद से शब्दभेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता है। There is an interesting fact about Prithviraj Chauhan. It is said that there was a king named Jayachand. एक राजा था जिसका नाम जयचंद था, who was the ruler of Kannauj. He held a स्वयंवर for his daughter संयुक्ता, और उसकी पुत्री का नाम था संयुक्ता। But he did not invite पृथ्वीराज चौहान in the स्वयंवर। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में बुलाया नहीं। स्वयंवर आपको पता होगा कि यह विवाह की एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें जो राजकुमारी होती है वह स्वेच्छा से
जिसे अपना वर चुनना चाहती है उसके गले में अपना हार पहनाती है। और इसमें कुछ स्वयंवर प्रथा में साथ ही साथ शर्त भी रखे जाते हैं। उस शर्त को जो राजकुमार पूरा करता है उसके साथ वो राजकुमारी जो होती है उसके गले में हार पहना करके शादी करती है। जैसे आप उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए जो श्री रामचंद्र जी का जो विवाह होता है सीता के साथ, वो स्वयंवर प्रथा के माध्यम से ही किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, देयर इज one another interesting fact about Prithviraj Chauhan. It is said that there was a king whose name was Jayachand, who was the ruler of Kannauj. He held a swayamvar for his daughter संयुक्ता, यानी कि अपनी पुत्री संयुक्ता के शादी के लिए एक स्वयंवर का निर्माण करा रचाया। स्वयंवर एक शादी का पद्धति होता है जिसमें राजकुमारी अपने राजकुमार को गले में हार पहना करके उससे शादी करती है। बट इन दिस स्वयंवर जयचंद डिड नॉट इनवाइट टू पृथ्वीराज चौहान, and instead of invite he made a statue of Chauhan and placed it as a doorkeeper to insult पृथ्वीराज चौहान। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट भी नहीं किया, इतना ही नहीं उसका इंसल्ट करने के लिए उसने एक स्टोन की स्टैचू बना करके पृथ्वीराज चौहान की उसको डोरकीपर वाले जगह पे खड़ा कर दिया ताकि इससे भी पृथ्वीराज चौहान का खूब इंसल्ट हो सके। लेकिन इट वॉज सरप्राइजिंग, बहुत आश्चर्य तो तब हुआ when princess of Kannauj संयुक्ता rejected to all the courtiers and placed the garland in the neck of the statue. आश्चर्य तो तब हुआ कि जब संयुक्ता ने जितने भी दरबारी बैठे हुए थे सबको रिजेक्ट कर दिया और एट लास्ट जा करके जो स्टैचू था पृथ्वीराज चौहान का उसके गले में हार को पहना दिया। To see this, all courtier astonished. At the same moment, Prithviraj Chauhan, who had hidden to himself near the statue, sprung up and rode away with the princess. ठीक उसी समय जैसे ही राजकुमारी स्टैचू के पास माला पहनाने आई, ठीक उसी समय पृथ्वीराज चौहान अपने आप को पास में छिपाए हुए था और वह तुरंत उछल करके रानी को उठाया और उसको अपने साथ लेकर के चला गया। इस प्रकार का हम लोगों के बुक में भी डिस्क्रिप्शन सुनने को मिल जाता है, पढ़ने को मिल जाता है। आफ्टर दैट पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद became enemy to each other, so at the time of battle of तराइन जयचंद did not help to पृथ्वीराज चौहान। और यही वजह है, यह घटना ही एक रीजन था कि तराइन का जो प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ उस युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं किया। और जयचंद, लेकिन याद रखना कि जयचंद ने सहायता तो नहीं किया लेकिन वह 1194 में खुद भी नहीं बचा, क्योंकि 1192 का जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था उसको जीतने के बाद मोहम्मद गोरी एक साल बाद यानी कि 1194 में पुनः आया और इस बार वह आया तो जयचंद को कन्नौज के युद्ध में परास्त कर दिया। इसके बाद से जो राजपूत अंपायर था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग राजपूत डायनेस्टीज किंगडम्स को पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया ऑन टुमारो। डियर स्टूडेंट, देयर आर द सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। जस्ट once again listen the question. The first is name 4 clans of Rajput. Second is when did the first battle of Panipat fight. Third is what were the 4 main clans of Rajput, and fourth is the what was the daughter name of Jayachand. Fifth is where was Jayachand ruling. These are the 5 questions which answer you will give in comment box or in my personal WhatsApp number. Okay, thank you.